शादी वाले दिन मेरी पत्नी घर से भाग गई। रिश्तेदार हमारा मजाक न उड़ाए, इसीलिए मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से कर दी। लेकिन मैं यह शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी बच्ची थी। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि शादी की पहली रात पति पत्नी क्या करते हैं। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि मेरी कम उम्र की पत्नी ने अचानक ही, मैं घर में सबसे छोटा था। मुझसे बड़े दो भाई और दो बहनें थी। वे सब शादीशुदा थे। मैं उस सबका लाडला था। ज्यादातर ऐसा ही होता था कि मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती थी। हमारा घर एक खुशहाल घर था। एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना और एक दूसरे का काम आना हमारे घर की परंपरा थी। मेरी माँ जरा पुराने ख्यालों की थी। अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को बहुत ज्यादा अहमियत दिया करती थी। मेरी माँ का शुमार उन लोगों में होता था जो हमेशा हर काम में सबसे पहले यही सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। उनके इस जुमले से हम बहुत परेशान हो गए थे। न सिर्फ परेशान बल्कि तंग भी आ चुके थे। मेरी माँ को हमारी उतनी परवाह नहीं होती थी जितनी लोगों की होती थी, कि अगर ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बस हर जगह मेरी माँ को अपनी इज्जत और लोग क्या कहेंगे यही दिखाई देता था। कभी कभी तो पापा भी चिढ़ जाते थे। पापा कहते, अरे कहने दो लोगों को जो कहते हैं, किस बात की इतनी चिंता करती हो। लोग भले कुछ सोचते भी ना हो, मगर मेरी माँ का वही एक रटा रटाया वाक्य, लोग क्या कहेंगे, सबको चिढ़ाने के लिए काफी होता था। कभी कभी हालत ऐसे बदलते हैं कि खुशियों का भी पता नहीं चलता कि खुशियां कहाँ होती है। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी इम्तिहान उसी का लेती है जो सबसे ज्यादा लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, यशस्वी भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती तो रास्ते में आते जाते मैं उसे देखा करता और मुश्किल से ही अपने दिल को संभाल पाता था। मगर हमें कब पता होता कि हमारी जिंदगी में कब कौन आ जाता है और हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके बिना जीने के बारे में भी सोच नहीं सकते। ऐसा ही हाल मेरा हुआ। यशस्वी इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नज़र देखे तो दोबारा देखने की इच्छा जरूर करेगा। वह किसी परी से कम नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हो चुका था और नौकरी न मिलने की वजह से ज्यादातर मोहल्ले में इधर उधर खड़ा हुआ पाया जाता था। एक दिन यशस्वी कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में ही मैंने उसे रोक लिया। सोचा उसे बात करके दिखता हूँ क्या कहती है। लेकिन मेरी इस हरकत से वह बहुत घबरा गई थी। मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में ही पूछा। मैंने पूछा कि आर्यन आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ है। उसकी घबराहट देखकर मेरी कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, बल्कि उसकी इतनी ज्यादा घबराहट देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरी वजह से वह कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। इधर मेरी माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर जोर डाल रही थी। उनकी एक ही रट थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हारी भी शादी कर सकूं। और मैं अभी यह सब नहीं चाहता था। बस सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यूं कहना चाहिए कि बड़ी बर्बादी होती है। इंसान बस पत्नी और बच्चों में फंसकर रह जाता है, फिर उसे दुनियादारी का कोई होश नहीं रहता। सारी जिंदगी के मजे तो शादी से पहले तक ही होते हैं, बाद में तो बस सजा मिलती है। मुझे भी अंदाजा था कि इंसान शादी के बाद कितना परेशान रहता है। मैं खुद देखता था, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे, किस तरह पत्नी और बच्चों के बीच फंसे रहते थे, रोज भागम भाग करते रहते थे। खैर शादी तो करनी ही पड़ती है, जिंदगी अकेले नहीं कटती। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि यशस्वी की पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं अपनी माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूंगा। अभी माँ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं सोचता था कि तब तक यशस्वी की भी पढ़ाई हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी। मैं रोज अपनी फाइलें उठाता और अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगहों पर मेरे जैसे और भी न जाने कितने लड़के आने वाले भविष्य के सपने लिए बैठे होते थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक की ही किस्मत चमकती और वह भगवान का धन्यवाद करके खुशी खुशी वापस चला जाता, जबकि बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइलें बगल में दबाए और किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते। यह तो रोज का रूटीन बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटों तक किसी कंपनी में इंटरव्यू का इंतजार करना और फिर मुंह लटकाकर वापस घर आ जाना, फिर किस्मत को कोसना। यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि वहां न जाने कितने लोग ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने आते थे और इसी तरह मुंह लटकाए वापस चले जाते थे। मैं भी अपनी यशस्वी को आते जाते देखता तो ठंडी आह भरता कि कब मुझे नौकरी मिलेगी और कब मैं अपनी माँ को रिश्ते के लिए यशस्वी से
के घर भेजूं। मेरे घर से 2 घर छोड़कर ही यशस्वी के घर के पास मेरे मोहल्ले का एक लड़का रहता था। उसका नाम विहान था। उससे ज्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ी सी हाय हेलो थी। कभी कभार क्रिकेट टीम में होने की वजह से हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी। अच्छी शक्ल सूरत का लड़का था, रंग भी गोरा था। वह भी आजकल नौकरी की तलाश में था और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने अक्सर नोट किया था कि वह यशस्वी को उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं उसे देखा करता था। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मेरा वहम हो। वैसे भी सब लड़कों की आदत होती है लड़कियों को ताकते रहना। मैं अक्सर यही सोचता कि लड़के तो आते जाते लगभग हर लड़की को ताड़ते हैं, यकीनन यह भी ऐसे ही देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब यशस्वी वहां से गुजरती और विहान उसे दिखता तो यशस्वी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। 1-2 बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस किया। फिर उसके बाद मैंने खास ध्यान देना शुरू कर दिया। सच में दोनों की आंखें चार होते ही दोनों हल्के से मुस्कुरा देते थे। फिर मेरे लिए यह बात बहुत ही तकलीफ देने वाली थी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि यशस्वी से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं किस रिश्ते के आधार पर यशस्वी को उस लड़के के करीब जाने से रोकता? बस घर जाकर कमरे में इधर उधर फिरता रहता और योजना बनाता रहता कि किसी भी तरह यशस्वी को अपने दिल का हाल बता सकूं और उस लड़के से उसका पीछा छुड़ा सकूं। मगर मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता था। एक तो नौकरी की समस्या और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत, जो मुझसे दूर जाती दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने दिन रात की सोच में डूबा रहने लगा था और अब घर वालों को भी मेरी दिन ब दिन खराब होती हालत से परेशानी होने लगी थी। आखिर क्या बात है? वे मुझसे अक्सर पूछते थे कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? जो बात है वह बताओ। लेकिन मैं हर बार बात टाल देता। बस नौकरी नहीं मिल रही इसीलिए परेशान हूँ। लेकिन जो मेरी असली समस्या थी वह अभी मैं बताना नहीं चाहता था। मगर कब तक? आखिर एक दिन बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई और उन्होंने बड़ा हौसला दिलाया, खूब बातें की और मुझे दिल की बात कहने पर राजी कर लिया। फिर मैंने भी उनके सामने यशस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं यशस्वी से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने भाभी से कहा कि अगर नौकरी मिल गई तो अब तक मैं यशस्वी के घर अपना रिश्ता भेज चुका होता। भाभी ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता लेकर यशस्वी के घर जाएंगे। उन्होंने मुझे यह भी दिलासा दिया कि तब तक तुम ऐसा करो कि यशस्वी को साफ शब्दों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। भाभी काफी देर तक मुझे दिलासा देती रही और समझाती रही। मुझे काफी हौसला मिला कि एक तरफ का मामला तो ठीक हुआ। मैं अब दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता, अपनी किस्मत आजमाने जाता और फिर भगवान की कृपा हुई कि एक जगह मुझे नौकरी मिल गई। जॉब अच्छी थी, मुझे बहुत सुकून मिला। घर वाले भी बहुत खुश हुए। अपनी खुशी से मैं यशस्वी को भी शामिल करना चाहता था। सोचा शाम को भाभी से कहूंगा कि मेरे साथ उसके घर चले और यशस्वी और उसकी मम्मी को यह खुशखबरी दे और इशारों इशारों में उन्हें बताया कि हम यशस्वी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी नहीं मानी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भाभी मान गई। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था कि चीख चीख कर अपनी खुशी का इजहार करूं। मगर यह बचकानी इच्छा मैंने अपने दिल में ही रखी। मैं छत पर जाकर एक लंबी सांस लेने लगा। इस दौरान मेरी नजर सामने वाले घर की छत पर पड़ी, जहां विहान और यशस्वी आपस में बातें कर रहे थे। मेरी सांस वहीं की वहीं रुक गई। मेरी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से का तूफान चलने लगा, क्योंकि वह पूरे ध्यान से यशस्वी से इशारों में कुछ बातें कर रहा था। यशस्वी अपने आंगन में खड़ी थी। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था। इतने में यशस्वी की नजर मुझ पर पड़ गई और वह जल्दी से कमरे में चली गई। मैं नफरत से उस लड़की को घूरने लगा। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन कहने लगा कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वह लड़का भी नीचे उतर गया। मैं फिर सोचने लगा कि अब क्या करूं। इससे पहले कि पानी सिर से पार हो जाए मुझे कोई कदम उठाना ही होगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यही सोचते हुए मैं नीचे आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई। तब भाभी ने कहा कि मम्मी से भी बात करो और उन्हें इस रिश्ते के लिए तैयार करो। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज ही मम्मी जी को तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगी और जल्द ही समस्या का कोई हल निकालते हैं। भाभी ने यह भी कहा कि खुद को ठंडा रखो, उस लड़के को नजरअंदाज करो। मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर मैं अंदर ही अंदर उबल रहा था और डर भी रहा था कि कहीं वह लड़का मुझसे पहले ही मेरी यशस्वी को उड़ा न ले। खैर, मेरी चिंता देखकर भाभी ने मम्मी को सारी बात बताई।
पहले तो मम्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी अभी तो नौकरी लगी है, वैसे भी पड़ोसी है, अगर बात ना बनी तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि लड़का और लड़की पहले से ही सेट थे। लेकिन किसी न किसी तरह भाभी ने माँ को तैयार कर ही लिया। फिर मेरी मम्मी और भाभी मेरा रिश्ता लेकर यशस्वी के घर गई। जब तक वे उसके घर में रही, मैं बेचैनी से इधर उधर टहलता रहा और दिल में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे उसकी माँ राजी हो जाए और कोई परेशानी न हो। करीब 2-3 घंटे बाद वे दोनों वापस आ गए। मैं जल्दी से उनके सामने गया कि मुझे देखकर बताएं कि कोई खुशखबरी है या नहीं, पर वे दोनों मेरी तरफ एक नज़र देखकर अंदर चले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कई तरह के ख्याल एक ही मिनट में मेरे दिमाग में घूमने लगे और मुझे परेशान करने लगे, यानी बात नहीं बनी। मैं यही सोचता हुआ उनके पीछे कमरे में चला गया। मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वे दोनों पहले मुंह नीचे करके बैठी रही, फिर मेरी तरफ देखा और अचानक ही उनकी हंसी निकल गई। मैं हैरान और परेशान होकर उन्हें 2 मिनट तक देखता रहा। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझसे बताया कि वे इस रिश्ते के लिए राजी है। यशस्वी की मम्मी को इस रिश्ते में कोई एतराज नहीं है। मैं खुशी से चीख पड़ा। भाभी ने कहा, हाँ भाई, खुश हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए। सबने मुझे बधाई दी और मुझे खूब तंग किया। मेरी खुशी की तो कोई हद नहीं थी और मैं खुश कैसे ना हूँ। मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत मुझे मिलने वाली थी, पर दिल में एक ख्याल यह भी था कि कहीं यशस्वी को तो कोई एतराज नहीं होगा। मैंने चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी से अपनी बेटी से पूछा या नहीं, क्या वह शादी के लिए तैयार है। भाभी ने बताया कि जाहिर से बात है, यशस्वी की माँ ने बिना यशस्वी की मर्जी के यह रिश्ता तय नहीं किया होगा। फिर यशस्वी ही चाय बनाकर लाई थी और जब मम्मी ने उसे रिश्ते की बधाई दी तो वह चुप रही थी, बस हल्की सी मुस्कुरा दी थी। मतलब माँ बेटी के बीच जरूर बातचीत हो चुकी थी और आंटी ने उससे पूछकर ही हाँ की होगी। यह सब सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। मैं सामने वाले लड़के पर बाजी मार ले गया था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी का दिन रखे, शादी में यह करेंगे वह करेंगे, और साथ ही साथ मुझे छेड़ भी रहे थे। घर में एक हंगामा सा मच गया था। खैर, मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए यशस्वी के दरवाजे पर नजर डाली कि शायद वह नजर आ जाए, शायद कहीं मिल जाए। मुझे उसकी मर्जी जाननी थी। मैं अपने कानों से उसकी हाँ सुनना चाहता था, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सबने कहा कि यशस्वी की मम्मी से शादी की तारीख मांग ली जाए। मामला यूं लटकाए रखना ठीक नहीं। सबने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभियां जाकर यशस्वी की मम्मी से शादी की तारीख ले आएंगे। भाभी ने फोन करके उनकी मम्मी को बता दिया कि आज शाम हम तारीख लेने आ रहे हैं। उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था, सब बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभियां यशस्वी के घर तारीख लेने चली गई। हम सब इसी इंतजार में थे कि कब वे वापस आए और पता चले कि शादी की तारीख कब तय की गई है, ताकि हम उसी हिसाब से तैयारी शुरू करें। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी थी। 3 घंटे बाद मम्मी और भाभियां घर वापस आई। हम सब उनके आसपास जमा हो गए। पता चला कि 2 महीने बाद की तारीख तय हुई है। सबने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयाँ मंगवाई गई। हम सब ने मुंह मीठा किया। मैं उस दिन बहुत खुश था। घर में भी खुशी का माहौल था। सब शॉपिंग में लिस्ट तैयार करने लगे, अपने अपने कपड़ों की बातें करने लगे। अब मैं भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था और अपना पूरा ध्यान अपनी नौकरी पर लगा चुका था। पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा था। मैं चाहता था कि शादी तक अपने बॉस का दिल जीत सकूं। उस दिन के बाद से मुझे यशस्वी कभी नजर नहीं आई थी। बहुत कोशिश की, मगर उसे देखने में नाकाम रहा। लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। हम सबके अंदर जैसे बिजली सी तेजी आ चुकी थी। घर में एक हलचल मची हुई थी। समय के गुजरने का पता ही नहीं चला और फिर शादी का दिन पास आता गया। मेरे लिए शादी की ड्रेस पसंद की गई। दुल्हन के कपड़े भी तैयार हो चुके थे। सबके चेहरों पर खुशी फूट रही थी। भाभियां और बहनों ने ढोलक रख ली थी। दोपहर तक शॉपिंग करती और रात को कामों से फ्री होकर ढोलक लेकर बैठ जाती। मुझे बीच में बैठाकर खूब गाने गाए जाते। मैं भी उन गानों में शामिल हो जाता। भाभी छेड़छाड़ भी करती, शरारत भी करती, हंसी मजाक चलता रहता। सब खुशियों में मग्न थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पर मेहंदी लगाएगी। कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था। सब अपनी अपनी मस्ती में मग्न थे। सुबह मुझे दूल्हा बनना था, वह भी अपनी पसंद की लड़की का। यह सोचकर ही मेरे दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। सारी तैयारियां पूरी थी। आधी रात के बाद, पता नहीं कौन सा समय था, जब मम्मी ने सबको डांट कर सुलाया। उन्होंने कहा, सुबह बारात की तैयारी करनी है, चुपचाप सब सो जाओ।
सब लोग सुबह जल्दी ही उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। टेंट भी लग चुका था। मैं तो ऐसे ही टहलते हुए बाहर निकल आया और यशस्वी के घर की तरफ झांका, लेकिन वहां तो बहुत ही खामोशी थी। पता नहीं क्यों, 3-4 दिन पहले तो वहां पर भी खूब रौनक थी, लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों थी। मैंने भाभी से कहा कि जाकर पता करे, लेकिन भाभी ने मुझे चुप करा दिया कि कुछ देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ज्यादा उतावले मत बनो। लेकिन मैंने भी जिद करके भाभी को यशस्वी के घर भेज दिया। मेरी जिद को देखते हुए भाभी चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो मैंने देखा कि भाभी के चेहरे पर कुछ परेशानी थी। जिस खुशी से वह गई थी, वापस आकर उनकी खुशी गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। मम्मी उनके कंधे पकड़कर पूछ रही थी, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैं भी भाभी के पास पहुंच गया था। मैंने कहा, भाभी सब ठीक तो है ना। भाभी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी ने फिर गुस्से से उनकी खामोशी का कारण पूछा। वह धीरे से बोली, मम्मी जी, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो यशस्वी की मम्मी रो रही थी। घर में सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। पहले तो मैं समझी कि बेटी की जुदाई में ऐसा है, लेकिन जब मैंने उन्हें दिलासा दिया तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं बहुत हैरान हुई। आंटी, आप यह क्या कर रही हैं? भगवान के लिए कुछ बताइए, आखिर बात क्या है। तब वह कांपती हुई आवाज में बोली कि यशस्वी इस शादी से खुश नहीं थी। हालांकि मैंने उससे पूछा था तो उस समय वह खामोश रही। सिर्फ इतना कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर उसके पापा ने समझाया था कि अभी नहीं तो जब भी करनी है, करनी तो है ही। फिर रिश्ता अच्छा है बेटी, देखो वे लोग भले लोग हैं, तो फिर अभी शादी करने में क्या दिक्कत है। फिर वह खामोश हो गई थी। हम समझे कि वह धीरे धीरे खुद को शादी के लिए तैयार कर लेगी, लेकिन हमारे मुंह पर कालिक लगाकर पता नहीं कब घर से चले गए। आप लोग हमें माफ कर दे, यह कहकर वह बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी के छींटे मारे, तब कहीं जाकर उन्हें होश आया। उनकी हालत बहुत खराब है। भाभी के मुंह से इतना सुनना था कि मेरी मम्मी सोफे पर गिर पड़ी और मेरे पांव के नीचे से भी जमीन निकल चुकी थी। भाभी की बताई कहानी सुनकर और ऊपर से मम्मी की खराब हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। हे भगवान, ये सब क्या था? पर ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने मम्मी को उठाकर बेड पर सुलाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां, चहल पहल और नाच गाना हो रहा था, वहां अब गम के साए मंडराने लगे थे। बेचैनी और बेकरारी सबके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर सिर पकड़कर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर अपने दिल का सारा गुस्सा निकाल दूं। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले ही मना कर देती, यूं सबके सामने रुस्वा तो ना करती। अब क्या होगा? सारे मेहमान आ चुके थे। पंडित जी भी तैयार बैठे थे। बारात जाने के लिए सब तैयार थे। यार दोस्त हौसला दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी भी तरह दिलासा नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मम्मी कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। वह सदियों की बीमार लग रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे। मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया। मैं छोटे बच्चों की तरह मम्मी के सीने से लग गया था। फिर मेरे आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मम्मी ने कहा, यशस्वी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। मम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन इस समय का जो हल उन्होंने बताया, उसे सुनकर मेरा सिर घूम गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। खैर, मम्मी ने कहा, देखो बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं। अगर अब शादी नहीं हुई तो तुम्हारा तमाशा बन जाएगा। हमारी इज्जत सरेआम उछल जाएगी और अपने घर की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी अंजलि से शादी कर लो। सबके मुंह बंद करने का एक यही रास्ता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो, या खामोशी से मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। मैंने अपनी मम्मी से कहा, लेकिन मम्मी, वह तो बहुत छोटी है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने मम्मी से विनती भरे शब्दों में कहा। मम्मी ने कहा, समय किस बात का? तुम्हारी पसंद पर हम सबने खामोशी से सिर झुका लिया था। तुम्हारे कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं किया। अब अगर भगवान को मंजूर नहीं था तो भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान की इस मर्जी के आगे सिर झुका दो और मेरी बात मानकर इस लड़की से शादी कर लो। हमने भी तो तुम्हारी बात मानी थी। जिस लड़की के बारे में तुमने कहा था, हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए, लेकिन उसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। अब उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। जो अपने सगे माँ बाप की न हो सकी, वह किसी और की क्या होगी। बस अब मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है कि वे होटल में इंतजाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने मना किया तो
मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मम्मी यह कहकर रोने लगी। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बातें मत करो। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मुझे आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है, उससे ज्यादा कोई भी चीज प्यारी नहीं। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैंने तड़प कर अपनी माँ के कदमों में बैठते हुए कहा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैंने अपना सिर अपनी माँ की गोद में रख दिया। मम्मी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, मुझे आशीर्वाद दिया और बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ो, सब कुछ भूल जाओ। मैंने अपने आंसू अंदर ही अंदर पीते हुए उनकी बात मान ली। खैर, घर के खास लोगों को कार्यक्रम के बारे में बता दिया गया था। लोगों से कहा गया था कि अब होटल में बारात जाएगी। कुछ बातों को इधर उधर करके भाभी और मेरी बहनों ने बात संभाल ली थी। बुझे हुए चेहरों और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंचा। सजी हुई गाड़ी अब मुझे वीरान लग रही थी। खैर, मेरी शादी हो गई। कैसे हुई मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस अपनी माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। मैं अपनी सोच में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला कब दुल्हन लेकर वापस घर आ गया। मुझे ये सब एक भयानक सपना लग रहा था। बारात भी गई, दुल्हन भी आई, मगर सब कुछ एक मजबूरी में किया गया। मेरे दिल के साथ साथ घर वालों का जोश भी खत्म हो गया था। फिर भी हर एक रस्म को पूरा किया गया। लोगों का मुंह बंद करने के लिए मजबूरी में यह शादी हुई, या यूं कहो कि जबरदस्ती करवाई गई। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत को अच्छी तरह समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसके मुंह पर जो जूता पड़ता है और जो बेइज्जती होती है, वह शायद ही कोई समझ सकता हो। जिंदगी बेमानी और बेमकसद हो जाती है। ऐसा लगता है कि हर देखने वाले की नजर उस आदमी पर हंस रही हो। मैं सिर पकड़कर अपने ख्याल में बैठा था। उसी पल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो वह मेरी माँ का हाथ था। मम्मी ने कहा, बेटा कुछ खा लो। वहां भी तुमने कुछ नहीं खाया। मम्मी को मेरी हालत का अंदाजा था। उन्हें पता था कि मैं भूखा हूँ। माँ भी भगवान का दिया हुआ क्या तोहफा होती है। कुछ कहे बिना सब कुछ समझ आती है। मम्मी ने फिर कहा, उठो, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो। मम्मी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने उनके हाथ को थामते हुए कहा, मम्मी मुझे भूख नहीं है। लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती की और उनकी खातिर मैंने थोड़ा सा खा लिया। भाभी ने कहा, जाओ अब अपने कमरे में जाओ। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, प्लीज अब तो मेरे साथ कोई जबरदस्ती मत करो। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू चमकने लगे। भाभी ने मुझे समझाया, बुरी बात है, अब वह तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना अब तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे लिए भले ही आज की रात सबसे बुरी रात हो, लेकिन उसके लिए तो यह सपनों भरी रात है। आज की रात के लिए उसने भी न जाने कितने सपने सजाए होंगे। मैं मरे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वह कमरा जिसमें रहते हुए एक लंबा समय गुजर गया था। अपने कमरे से मुझे बहुत प्यार था। अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं भी नींद नहीं आती थी। आज वही कमरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अंधेरी गुफा हो। वह कमरा मुझे अजनबी लग रहा था। उस कमरे में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं नजर नहीं उठा पा रहा था। दिल पर एक बोझ सा था। सामने बेड पर जो दुल्हन अंजलि बैठी हुई थी, उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। भला मैं उसे कैसे पत्नी स्वीकार कर लेता। कल तक मेरे दिल में कोई और थी, किसी और को लेकर मैं सपने सजा रहा था। आज अचानक सब कुछ बदल चुका था। और फिर मेरे सामने बैठी लड़की मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी। मैं उसे अपनी पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था। मैंने जूते उतारकर साइड में रखे और फिर अपनी शेरवानी उतारने लगा। तभी बस ऐसे ही एक निगाह अपनी दुल्हन की तरफ गई, लेकिन यह देखकर हैरान रह गए कि वह बेड से टेक लगाए मेज मजे से सो रही थी। सोते हुए वह एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा कि यह जुल्म नहीं तो फिर क्या है। मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या यह मेरी पत्नी बनकर रह सकती है? क्या मैं इसे पत्नी का स्थान दे सकूंगा? क्या यह पत्नी होने का मतलब भी समझती है? पत्नी होने के क्या हक होते हैं? क्या यह पूरे कर पाएगी? हे भगवान, मेरे घर वालों ने यह क्या कर दिया। मैं उस लड़की को देखते देखते यही सोच रहा था। फिर मैं धीरे से अपने बेड पर आया और एक तरफ लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कि कब नींद आई और मैं सो गया।
जब आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे अभी आंख लगी थी और अभी खुल गई, जैसे सूरज बहुत जल्दी निकल आया हो। मैंने करवट बदली तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी जबरदस्ती की पत्नी मेरे करीब बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बिल्कुल भी इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसे ना समझ जानकर टाल रहा था। मुझे अचानक इस तरह चौंकते देखकर वह खुलकर हंस पड़ी और बोली, आप तो डर गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का। फिर वह कहने लगी, आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी इस हरकत से एकदम चौंक गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैं जिसे छोटा और मासूम समझ रहा था वह इतनी भी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी देर हो गई थी। मैंने उसे अपना हाथ छुड़ाया, फिर बोला, तुम सो रही थी। वह कहने लगी, हाँ, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। फिर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, आप मुझे उठा देते। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं, मैं भी थका हुआ था। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होने चला गया। मुझे इस कमरे में रुकने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जल्दी से बाहर जाना चाहता था। फिर जैसे ही फ्रेश होकर तैयार हुआ और बाहर जाने लगा तो वह बोलने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। यह कहकर मैं टीवी रूम में सोफे पर आकर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरा ध्यान यशस्वी की तरफ चला गया। क्या यशस्वी उस सामने वाले विहान को पसंद करती थी? क्या वे दोनों साथ भाग गए? मैंने देखा घर में अभी सब सो रहे थे। मम्मी अपनी चाय बनाकर कमरे में चली गई थी। आराम से उठकर मैं बाहर निकल गया। यशस्वी के घर की तरफ देखने की इच्छा अब मर चुकी थी। हाँ, उस लड़के का पता करवाना चाहता था। एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा, सामने वाले घर में विहान भैया को बुलाकर लाओ। वह बच्चा मेरी बात सुनकर जाने लगा, लेकिन मैंने कुछ सोचकर उसे रोक दिया और खुद ही विहान के घर की तरफ बढ़ गया। फिर मैंने उसके घर का दरवाजा बजाया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक आदमी बाहर आया। न वह उसके पापा थे न भाई। एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन वह मुझे नहीं जानते थे। मैंने कहा कि मैं विहान का ऑफिस वाला दोस्त हूँ। मैंने देखा वह आदमी जो भी था यकीनन विहान का मामा, चाचा या कोई रिश्तेदार था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी परेशानी में भाप गया। वह कहने लगा, विहान दरअसल किसी काम से शहर से बाहर गया है। कोई जरूरी काम था। मैंने पूछा, कब तक आएगा? मुझे उससे बहुत जरूरी काम था। उसने कुछ हकलाती हुई आवाज में कहा, अभी तो कुछ पता नहीं कि वह कब तक आएगा। फिर यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मैं वहां से हटा नहीं। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। मुझे अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था, अब उसके दफ्तर में भी पूछने के लिए लोग आने लगे। कल मोहल्ले वालों को पता लगेगा कि हमारे बेटे का कारनामा ऐसा है। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कमबख्त पहले ही बता देता तो इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। उस लड़की के घर वालों के मुंह पर भी कालिख लगा दी और हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। मेरी शक अब यकीन में बदल चुका था। यानी वे दोनों एक साथ घर से भाग चुके थे। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि उनके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। इस रुसवाई से यही अच्छा था कि मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत का गला घोट देता तो दो घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो न चाहते हुए भी बच गया था, मगर दिल तो टूट चुका था। मैं कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, फिर अपने शरीर का बोझ उठाए वापस घर आ गया। मम्मी ने मुझे बाहर से आते देखा तो हैरान होकर कहने लगी, तुम कब बाहर गए थे और फिर क्यों गए थे? तबीयत तो ठीक है? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। मैंने कहा, मम्मी, बस ऐसे ही चला गया था। मम्मी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, अंजलि सो रही है या जाग रही है? मैंने लापरवाही से कहा, मुझे नहीं पता, शायद जाग रही होगी, आप खुद ही जाकर देख लो। मैंने वहीं सोफे पर लेट गया। मेरे दिमाग में विहान के घर से आने वाली बातें गूंज रही थी। मैं सोचने लगा, इसका मतलब वे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने घर से भाग जाना सही समझा। उफ, कितना भयानक और तकलीफ भरा कदम उठाया उन दोनों ने। अगर यशस्वी पहले ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता देती तो ये सब कुछ न होता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी तो कसम से मैं रास्ते से हट जाता, यूं सबके घर वालों को परेशानी से बचा लेता। एक बार तो कहती, क्या मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है या फिर बेवकूफ और अंधी? क्या मोहब्बत में इंसान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है? मोहब्बत जज्बाती हो सकती है, मगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। यह क्या किया तुम दोनों ने? मैं अपने सिर पर धीरे धीरे मुक्के मारा था। तभी मम्मी मेरे कमरे से बाहर आई और सीधे मेरे पास आकर बोले, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या सिर में दर्द है? लाओ मैं दबा देती हूँ।
मम्मी ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, नहीं मम्मी, आप खुद भी बहुत थकी हुई हैं, आप आराम करें, मैं टेबलेट खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मम्मी ने मेरा माथा चूमा और चली गई। मैं पछतावे की चक्की में पिस रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। इस जिंदगी को अब खामोशी से गुजारना ही था और समझौते की पटरी पर चलना था, अपने लिए और अपनों के लिए। धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा। मैं फिर से ऑफिस जाने लगा था, लेकिन अब तक मैंने अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि मुझे अंदाजा हो गया था कि वह बहुत ही अच्छी और समझदार है। वह कम उम्र की जरूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। उसने बहुत ही समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसके अच्छे व्यवहार से सब घर वाले बहुत खुश थे। वह मेरी भी बहुत सेवा करती थी, मेरे साथ हंस हंस कर बातें करती। जब वह हंसती तो उसके गाल पर एक डिम्पल पड़ जाया करता था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। उसके मासूम से चेहरे पर वह डिम्पल बहुत ही प्यारा लगता था। मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखता रह जाता था। धीरे धीरे मेरे दिल में यशस्वी का गम निकलता जा रहा था और मेरे दिल में अंजलि की मोहब्बत बढ़ने लगी थी। सच कहते हैं, तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से गुजर भी जाता है, लेकिन बहती हुई नदी धीरे धीरे बहती रहती है और हमेशा बहती रहती है। यशस्वी के लिए मेरा प्यार एक तूफान था जो एकदम से खत्म हो गया था, लेकिन अंजलि के लिए मेरी मोहब्बत शांत बहती हुई नदी की तरह थी, जो मेरे दिल में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अंजलि बहुत ही शरारती थी। जब भी मैं ऑफिस से थका हुआ घर आता तो उसकी शरारतें मेरा मूड खुशनुमा बना देती थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अंजलि को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन उस रात जब मैं अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था तो अंजलि मेरे बराबर बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन मैं उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रहा था। वह बार बार मुझे ही देखी जा रही थी। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अंजलि बोली, सुनिए, क्या आप वो हो? मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा था, या फिर समझकर भी अनजान बन गया था। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे लगा तुम वो हो। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते हो। मैं समझी कि शायद तुम नामर्द हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम नामर्द भी हो तब भी मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अंजलि ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो मैं उसे आंखें फाड़कर देखता रह गया, लेकिन उसकी नामर्द वाली बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने अंजलि से कहा कि मैं नामर्द नहीं हूँ। मेरी बात पर अंजलि की आंखों में फिर शरारत उभर आई थी। उस रात मैंने अंजलि को अपनी बाहों में भर लिया। अब तक मेरे मन को शायद यशस्वी जकड़ी हुई थी, लेकिन अब मेरे मन पर पूरी तरह अंजलि का कब्जा हो चुका था। अंजलि को बाहों में भरते ही यशस्वी का ख्याल दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। अब सिर्फ अंजलि ही मेरी जिंदगी थी, अंजलि ही मेरी मोहब्बत थी। मेरी और अंजलि की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं अंजलि के साथ बहुत खुश था। मुझे अंजलि से कोई शिकवा नहीं था। दिन प्रतिदिन मेरी और अंजलि की मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती कि भला वह क्या था जो मैं यशस्वी के लिए महसूस करता था, क्योंकि अब तो मेरे दिल में यशस्वी का कहीं कोई नाम ही नहीं था। कुछ समय बाद पता चला कि विहान वापस लौट आया है, लेकिन यशस्वी नहीं आई थी। मुझे पता था कि यशस्वी और विहान साथ गए थे। विहान के माँ बाप को भी पता था यशस्वी और विहान साथ गए थे, लेकिन जब विहान आ गया तो यशस्वी क्यों नहीं आई? मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। यशस्वी के माँ बाप को शायद पता नहीं था कि यशस्वी किसके साथ गई थी। वे लोग तो यही सब्र किए बैठे थे कि उसकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही होगी। लेकिन विहान को देखकर मुझे यशस्वी के लिए इंसानियत के नाते चिंता होने लगी। पता नहीं वह कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ है वह उसने खुद ही अपने हाथों में लिखा है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद माँ बाप का दिल दुखाने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। वे कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती। माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। वे अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं। मैंने अंजलि पर एक प्यार भरी नजर डाली। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी जिंदगी में तो अब किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते मैं सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। मैंने यशस्वी के माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी।
विहान के बारे में भी। फिर जब विहान के माँ बाप ने पुलिस के जरिए विहान से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि वह यशस्वी को साथ ले गया था। वे बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे। विहान ने बताया कि 2 महीने तक साथ रहने के बाद उसने यशस्वी को छोड़ दिया था। यशस्वी डर की वजह से अपने माँ बाप के पास नहीं आना चाहती थी और वहीं कहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही थी। पुलिस की मदद से यशस्वी के माँ बाप यशस्वी को वापस ले आए और अब इस इंतजार में बैठे थे कि यशस्वी की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। विहान को पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया, पर जो भी था विहान को इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यशस्वी ने उस पर कितना भरोसा किया था। दोस्तों, मैं बस इतना कहूँगा कि माँ बाप कभी गलत फैसला नहीं करते। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक